हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत पर है आतंकी संगठन ISIL की नजर रची जा रही खौफनाक साजिश। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे, मच गया हड़कंप दोस्तों। तो वहीं बताएंगे क्वाड बैठक में भारत की बहुत बड़ी जीत, उत्तर कोरिया पाकिस्तान के कुख्यात परमाणु नेटवर्क की खोल दी पोल। तो वहीं निज्जर हत्या को लेकर भारत कनाडा के खुफिया प्रमुखों ने की गुप्त बैठकें, हुए नए खुलासे। जी हाँ, साथ ही साथ हमास चीफ इस्माइल हानी ये तेहरान में गया, मारा ईरान का आरोप, इजराइल ने घर पर मिसाइल दागी। अब अमेरिका आ गया बीच में, कह दिया अगर पलटवार हुआ तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे क्या अधीर रंजन चौधरी एनडीए में होंगे शामिल, किसने दिया है ऑफर, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत पर है आतंकी संगठन ISIS की नजर रची जा रही खौफनाक साजिश। यूएन की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे बता दें। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान यानी कि ISIL के भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद इस देश में स्थित अपने आकाओं के माध्यम से ऐसे लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले ही हमलों का अंजाम दे सके। ISIL अलकायदा और उससे जुड़े व्यक्ति और संस्थाओं के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 34वीं रिपोर्ट मंगलवार को यहां जारी की गई। इसमें कहा गया है कि सदस्य देशों ने चिंता जताई है कि अफगानिस्तान से पैदा होने वाला आतंकवाद क्षेत्र में असुरक्षा का कारण बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बड़े पैमाने पर हमला न कर पाने के बावजूद ISIL के देश में अपने आकाओं के जरिए ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमलों का अंजाम दे सके। आतंकवादी समूह ने उर्दू में हिंदू मुस्लिम द्वेष को बढ़ाने वाली भारत के संबंध में अपनी रणनीति को रेखांकित करने वाली एक पुस्तिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि ISIL के इस क्षेत्र में सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है जो अफगानिस्तान से परे आतंक फैला रहा है, जबकि अलकायदा रणनीतिक संयम बरतता है और तालिबान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। दोस्तों तो वही बता दें, क्वाड बैठक में भारत की सबसे बड़ी जीत, उत्तर कोरिया पाकिस्तान के कुख्यात परमाणु नेटवर्क की खोल दी पोल। जी हाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत ने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रसार की पोल खोल दी है। भारत ने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रसार की धुरी का उल्लेख करते हुए बताया है कि यह धुरी कुख्यात AQ खान नेटवर्क के कारण विकसित हुई है, जिसने क्षेत्र से बाहर भी परमाणु प्रसार को बढ़ावा दिया। भारत के इस प्रयास को पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ बड़ी जीत माना जा रहा है। बैठक के दौरान जारी संयुक्त बयान में क्वाड देशों ने इस बात पर जोर दिया गया है कि उत्तर कोरिया से जुड़े परमाणु प्रसार और मिसाइल प्रौद्योगिकी पर नजर रखी जाए। दोस्तों तो वही बता दें, निज्जर हत्या को लेकर भारत कनाडा के खुफिया प्रमुखों ने की गुप्त बैठकें, हुए नए खुलासे। जी हां, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला भारत कनाडा संबंधों में तनाव का विषय बना हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और जवाबदेही की मांग हो रही है। दोनों देशों ने इस मामले को सुलझाने के लिए कई कूटनीतिक बैठकें की हैं। भारतीय अधिकारियों ने सरकार की संलिप्तता के आरोपों को निराधार बताया है, जबकि कनाडाई अधिकारियों ने पारदर्शी और विस्तृत जांच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। कनाडाई अधिकारियों ने निज्जर की हत्या के मामले पर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप लगाया है कि ताजा गिरफ्तारी एक ऐसे व्यक्ति की हुई है जो सिख अलगाववादी समूहों से जुड़ा है, जिससे कनाडा में चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के प्रति चिंता बढ़ गई है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP और अन्य कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियां हत्या की जांच कर रही हैं, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों से संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो वहीं बता दें, हमास चीफ इस्माइल हानी ये मारा गया तेहरान में, ईरान का आरोप, इजराइल ने घर पर मिसाइल दागी। तो वहीं अमेरिका ने कहा पलटवार हुआ तो हम इजराइल के साथ है। बता दें, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर पहली बार ईरान के राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक बयान आया, जिसको सुनकर नेतन्याहू टेंशन में आ जाएंगे। दरअसल हमास आतंकवादी संगठन के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या किए जाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक यानी ऑफिशियल बयान सामने आया है। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। साथ ही इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है, जिसके बारे में सुनकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी टेंशन होगी। बता दें कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और हमास आतंकी संगठन के चीफ कमांडर इस्माइल हानिया को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। हानिया ईरान में छिपा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और हानिया की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसा जवाब देगा कि उन्हें अपनी करतूत पर पछतावा होगा। तो वहीं अब अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अगर ईरान ने पलटवार
पलटवार किया। तो बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को हानियह पर हमले की कोई जानकारी नहीं थी। सिंगापुर में चैनल न्यूज एशिया के साथ एक इंटरव्यू में ब्लिंकन ने कहा, हमारा फोकस गाजा में जंग को रोकना है। हम सीज फायर के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर इजराइल पर पलटवार किया गया तो हम इजराइल के साथ खड़े, उसके बाद जो होगा वो हमें भी नहीं पता। ये बड़ी धमकी, बड़ी चेतावनी अमेरिका ने भी दे दिया और इजराइल के साथ खड़ा है जैसा दे दिया है बयान। तो वहीं आपको बता दें, एक ही दिन में हिजबुल्लाह और हमास दोनों के कमांडरों को इजराइल के आईडीएफ ने ढेर कर दिया दोस्तों, जिसके बाद इजराइल के बदले ने इन देशों में हड़कंप मचा कर रख दिया है। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, इस मामले पर हमास चीफ हानिया की मौत पर तुर्की भड़क उठा है दोस्तों। युद्ध को लेकर इजराइल को दे दी है बड़ी चेतावनी। दरअसल तुर्की ने हमास प्रमुख की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इजराइल के इस हमले का मकसद गाजा में चल रहे युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ाना है। हानिया को शहीद करार देते हुए तुर्की ने कहा कि अपनी मातृभूमि में शांति से रहने के लिए शहीद हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदना है। हानिया की हत्या पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तेहरान में एक जघन्य हमले में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की हम निंदा करते हैं। हम फलस्तीनी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिनमें से हानिया की तरह ही हजारों लोगों ने अपने देश की छत के नीचे मातृभूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए अपनी जानें गंवा दी, शहीद हो गए। बयान में इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि इस घटना से नेतन्याहू सरकार की शांति हासिल करने की अनिच्छा एक बार फिर उजागर हुई है। तो वहीं बता दें, भारत वियतनाम के मजबूत रिश्तों से चीन को टेंशन आखिर क्यों खास है? प्रधानमंत्री फाम का भारत दौरा। बता दें, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। चीन के भारत दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, खास तौर पर रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम एक रणनीतिक साझेदार है जो इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण भागीदार निभाता है। तो वहीं भारत और वियतनाम पिछले कुछ सालों में साझा हितों की रक्षा के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत और वियतनाम के संबंध 50 साल पुराने हैं, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा से रिश्तों में और मजबूती आई है। इस दौरान भारत वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2023 में भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए INS कृपाण को वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया था और ये पहली बार था जब भारत ने किसी मित्र देश को पूरी तरह से चालू युद्धपोत तोहफे में दिया हो दोस्तों। तो वही बता दें, पीठ पीछे नहीं मुंह पर बोलकर दिखाएं। जी हां, कमला हैरिस ने ट्रंप को बहस के लिए ललकारा। बता दें, एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को ओपन डिबेट के लिए ललकार रहे थे। अब कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से कह रही है, पीठ पीछे नहीं मुंह के सामने या आमने सामने डिबेट करके बोलकर दिखाए। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनावी रैली में कहा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में अब हवा बदल रही है। कमला हैरिस ने ट्रंप को उनसे आमने सामने बहस करने की चुनौती दे दी है। वहीं एटलांटा में हुई रैली से डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि इस राज्य में एक बार फिर उन्हें जीत मिल सकती है। राष्ट्रपति बाइडेन के चुनावी रेस से न हटने तक यह मुश्किल लग रहा था। एटलांटा के जॉर्जिया में हुई इस रैली में संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस युवा अश्वेत मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने खचाखच भरे मैदान में लगभग 10,000 लोगों के बीच करीब 20 मिनट भाषण दिया और दावा किया है कि अमेरिकी ट्रंप की विफल नीतियों की ओर वापस नहीं जाएंगे। हैरिस ने कहा, अब कमान हमारे हाथ में है, हमारे सामने एक लड़ाई है और हम इस दौड़ में कमजोर नहीं है। कमला हैरिस ने आगे कहा कि इस रेस में दिशा बदल रही है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसे महसूस कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के विजेता? बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, अमेरिका से मदद की गुहार, तिब्बतियों पर चीनी दमन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दोस्तों, धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी CTA जो निर्वासित तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तिब्बतियों को ठोस सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो पहले से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में CTA ने इस बात पर जोर दिया है कि जबकि US रिजॉल्व तिब्बत एक्ट तिब्बती इतिहास को फिर से लिखने के CCP के प्रयासों को चुनौती देने में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अमेरिका के लिए तिब्बती समुदाय का सक्रिय रूप से समर्थन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बढ़ते प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट CTB ने कहा कि यह अधिनियम CCP के ऐतिहासिक संशोधन वाद को चुनौती देने में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन अमेरिका को तिब्बती समुदाय को ठोस समर्थन देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो पहले से ही CCP के प्रतिशोध को महसूस करना शुरू कर रहा है। तो वहीं बता दें, 3 बच्चियों की हत्या के बाद फेक न्यूज से लंदन में मच गया बवाल। उपद्रवियों ने मस्जिद को क्यों बनाया निशाना? बता दें, ब्रिटेन में लिवरपूल के पास साउथ पोर्ट में सोमवार शाम एक नाबालिग ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। वहीं हमले को लेकर ब्रिटेन में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को हमले वाली जगह के पास एक मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट
जगह इस दौरान हुई झड़प में 39 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है दोस्तों। दरअसल हमले को लेकर ऑनलाइन अफवाह उड़ाई गई है कि 17 वर्षीय आरोपी एक मुस्लिम प्रवासी था, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ हमले वाली जगह के पास मौजूद मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गई और पुलिस अधिकारियों पर बोतल और पत्थर फेंके, जिससे 39 पुलिस कर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हिंसक भीड़ में कई लोगों ने पहचान छिपाने के लिए मास्क और हुडी पहन रखी थी और वो इंग्लिश टील आई डाई के नारे लगा रहे थे। तो वहीं बता दें, आतंकी नेटवर्क के सरगना कट्टरवादी उपदेशक को उम्र कैद लागू करना चाहता था शरिया कानून। बता दें, ब्रिटेन की एक अदालत ने प्रतिबंधित ग्रुप अल मुहाजिर के लीडर अंजेम चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हो सकता है कि वो कभी भी जीवित जेल से बाहर ना आ पाए। चरमपंथी उपदेशक को ग्रुप को निर्देशित करने के लिए सजा सुनाई गई, जो ब्रिटेन के आतंकवाद कानूनों के तहत प्रतिबंधित है। इसके अलावा उसे ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए संगठन के लिए समर्थन को बढ़ावा देने का भी दोषी पाया गया। कोर्ट के फैसले के बाद शायद वो कभी जीवित जेल से बाहर ना आ सके। तो वहीं बता दें, रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को दिया एनडीए ज्वाइन करने का ऑफर। जी हां, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से हारने की वजह से ही उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से गुजारिश करता हूं कि अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे पहले 30 जुलाई को अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। एजेंसी के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से पार्टी के संविधान के मुताबिक देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेलीविजन पर कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो मुझे बाहर रखा जाएगा, जबकि मैंने चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं के सामने अपनी राय रखी थी। लेकिन खड़गे के इस तरह के बयान से मुझे दुख हुआ। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भले ही मैं अस्थायी पार्टी अध्यक्ष था, लेकिन राज्य में मिली हार के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस हार के लिए खुद को उत्तरदायी मानूं। इसके बाद मैंने खड़गे जी से कहा कि अगर मुमकिन हो तो आप मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं। अब ऐसे में खुला ऑफर दे दिया है रामदास अठावले जी ने एनडीए या फिर उनकी पार्टी आरपीआई में शामिल होने को लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या डिसीजन लेते हैं अधीर रंजन चौधरी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर किया अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। कहा अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या हम। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और भाजपा के बीच सियासी जंग बढ़ती जा रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। जी हां, ठाकरे ने अपने नेताओं से भी कहा है कि अगर वे उस खेमे में जाना चाहते हैं तो वो अभी चले जाएं। ठाकरे ने भाजपा पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या हम रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को उद्धव गुट की शिवसेना मीटिंग में कहा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही जोड़ो तोड़ो की राजनीति की है। मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि जाना है वो अभी चले जाएं। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा हमला। कहा सैनिक की, पत्रकार की, जज की, जो सबकी जाति पूछते रहे, लेकिन जब उससे जाति पूछ ली गई तो हंगामा क्यों बरप गया। बता दे, लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के जाति पूछने पर बवाल मचा हुआ है। ठाकुर ने मंगलवार को बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति पूछ रहे हैं। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेसी सदस्यों ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। कार्यवाही स्थगित हो गई। अब बीजेपी ने इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि जो सैनिकों से लेकर जजों तक, पत्रकारों से लेकर हर किसी की जाति पूछता आया है, उससे जाति अगर पूछ ली गई तो इतना हंगामा क्यों बरप गया। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अहंकारी बताते हुए कहा कि उनके बॉडी लैंग्वेज से एरोगेंस ही झलकती है। बहरहाल दोस्तों, इस जाति बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, अब बिना खौफ सरकारी कर्मचारी आरएसएस के प्रोग्राम में जा सकते हैं। बीजेपी सरकार ने बदल दिया 58 साल का कानून। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में अब सरकारी कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के शाखा में शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने का आदेश अपलोड किया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने के आदेश की कॉपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कर दी है। गृह मंत्रालय ने 26 जुलाई को यह आदेश जारी किया था, जिसकी कॉपी अब अपलोड की गई है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं एनआई के इस ट्विटर हैंडल पर। तो वहीं दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा
आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।